हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एडिटोरियल एनालिसिस बाय सिंप्लीफाइड सिविल सर्विसेज। आज 19 दिसंबर को टोटल 3 आर्टिकल डिस्कस किए जाएंगे। आर्टिकल द हिंदू और इंडियन एक्सप्रेस दोनों से लिए गए हैं। फर्स्ट आर्टिकल जो डिस्कस किया जाएगा वो है ग्रास रूट डेमोक्रेसी एज अ बुलवाक अगेंस्ट मॉइस्ट। इस आर्टिकल में हम नक्सलिज्म के बारे में पढ़ेंगे। नक्सलिज्म होने के क्या क्या रीजंस हैं और सरकार क्या कर रही है, पूरा एक मेंस का क्वेश्चन प्रिपेयर करेंगे इस आर्टिकल के थ्रू। नेक्स्ट आर्टिकल जो डिस्कस किया जाएगा वो है व्हाट डज सीओपी मीन फॉर सिटीज़। ये आर्टिकल भी द हिंदू में आया है और काफ़ी इंपॉर्टेंट आर्टिकल है आपके प्री और मेंस पर्सपेक्टिव से। हमारा लास्ट आर्टिकल है प्लग द ब्रीच। ये आर्टिकल इंडियन एक्सप्रेस से लिया गया है और आपके लिए मीन्स पर्सपेक्टिव से इम्पॉर्टेंट है। साइबर सिक्योरिटी के ऊपर ये आर्टिकल आया हुआ है। 3 आर्टिकल डिस्कस किए जाएंगे। अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आ रहा है, अच्छा लग रहा है, तो प्लीज़ आप लोग लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए और सब्सक्राइब करिए। आइए शुरू करते हैं हमारा एनालिसिस। हमारा फर्स्ट आर्टिकल है ग्रास रूट डेमोक्रेसी एज अ बुलवाक अगेंस्ट मॉइस्ट। ये आर्टिकल द हिंदू में आया है। GS3 इंटरनल सिक्योरिटी मीन्स के पर्सपेक्टिव से बहुत इम्पॉर्टेंट है। प्रीलिम्स के पर्सपेक्टिव से उतना इम्पॉर्टेंट नहीं है। नक्सलिज्म के ऊपर अभी तक ज़्यादा क्वेश्चन प्री में देखने को नहीं मिले हैं, लेकिन चांसेस हैं, हो सकता है नेक्स्ट ईयर या नेक्स्ट टू नेक्स्ट ईयर आ जाए। इसलिए हम प्रिपेयर रहेंगे, प्री और मेंस दोनों एस्पेक्ट कवर करेंगे। बेसिकली आर्टिकल नक्सलिज्म के ऊपर आया है और पिछले 10 साल के अगर मेंस के पेपर उठाते हैं तो आप देखेंगे कि कम से कम 4 से 5 क्वेश्चन आए हुए हैं। हर ऑल्टरनेट ईयर या हर तीसरे साल में नक्सलिज्म के ऊपर क्वेश्चन मेंस में पूछा जाता है। रिपीटेटिव थीम में सिमिलर क्वेश्चन पूछा जाता है। नक्सलिज्म है क्या, क्या रीजंस हैं, सरकार की अप्रोच क्या है उससे डील करने के लिए, सरकार क्या कर रही, सरकार के इनिशिएटिव्स के बारे में चर्चा करनी होती है। जब भी करंट अफेयर में नक्सलिज्म से रिलेटेड कोई इनिशिएटिव शुरू हो तो उस साल समझ जाओ कि इस बार एक क्वेश्चन 10 नंबर का नक्सलिज्म पे आएगा ही आएगा। इसी तरीके का ट्रेंड हमें देखने के लिए मिल रहा है। अब शुरू करते हैं इस आर्टिकल के थ्रू हम नक्सलिज्म क्या है, रीजंस क्या क्या है नक्सलिज्म के होने के, और सरकार क्या कर रही है। ये तीनों चीज़ एड्रेस करेंगे। पूरा एक मेंस का क्वेश्चन प्रिपेयर करेंगे। नक्सलिज्म से शुरुआत करते हैं। बेसिकली नक्सलिज्म क्या है आप लोगों को पता होगा, इतना तो आइडिया होगा। जो ट्राइबल लोग हैं, जो लैंडलेस लेबर हैं, ये लोगों ने स्टेट के अगेंस्ट में और बहुत सारे लैंडलॉर्ड के अगेंस्ट में वायलेंट एक्टिविटीज़ करना शुरू कर दिए, हथियार उठाना शुरू कर दिए और इन्हीं लोगों को नक्सलाइट कहा जाता है और इन्हीं एक्टिविटीज़ को, वायलेंट एक्टिविटीज़ को नक्सलिज्म कहा जाता है। नक्सलिज्म की शुरुआत जो है 1967 में नक्सलबारी विलेज ऑफ वेस्ट बंगाल से हुई थी। इसलिए जो है इस तरीके की इंसर्जेंसी को क्या कहा गया, नक्सलिज्म कहा गया। नक्सलिज्म सपोर्ट मॉइज्म। बेसिकली जो नक्सलिज्म है वो लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म का पार्ट है। ठीक है, आपको पता है 3 तरह की आइडियोलॉजी, जनरली 3 तरह की आइडियोलॉजी जानते हैं हम, सेंटर, राइट और लेफ्ट। लेफ्ट विंग के जो एक्सट्रीम आइडियोलॉजी है वो नक्सलवादी लोगों ने अडॉप्ट की है, उससे ज़्यादा इन्फ्लुएंस है। बेसिकली इसे मॉइज्म भी कहा जा सकता है। मॉइज्म होता क्या है, इट इज़ अ फॉर्म ऑफ कम्युनिज्म टू कैप्चर स्टेट पावर थ्रू कॉम्बिनेशन ऑफ आर्म इंसर्जेंसी एंड मास मोबिलाइजेशन। ठीक है, तो ये 2 वर्ड आपको अच्छे से लिखने होंगे, बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है ये। क्या है मॉइज्म, इट इज़ अ फॉर्म ऑफ कम्युनिज्म। ये कम्युनिज्म का एक फॉर्म है। इसमें क्या किया जाता है, इसमें स्टेट पावर को कैप्चर करने की बात की गई है। कैसे कैप्चर करने की बात की गई है, थ्रू आर्म इंसर्जेंसी, अपने हथियार उठा करके स्टेट के अगेंस्ट में और मास मोबिलाइजेशन करके, बाकी लोगों को इस आइडियोलॉजी से इन्फ्लुएंस करके, सारे लोगों को इकट्ठा करके उन सरकार के अगेंस्ट, स्टेट के अगेंस्ट क्या करना, हथियार उठा लेना। इसके थ्रू जो है क्या किया जाता है, स्टेट पावर कैप्चर की जाती है और इसी आइडियोलॉजी से इन्फ्लुएंस हैं कौन, नक्सलवादी लोग, नक्सल लोग। ठीक है, अब शुरू करते हैं आर्टिकल क्या है। बेसिकली आर्टिकल आया क्यों है, रिसेंटली छत्तीसगढ़ में जो स्टेट इलेक्शन थे वो कंप्लीट हो चुके हैं और छत्तीसगढ़ में बीजेपी की गवर्नमेंट बनी है। कांग्रेस की गवर्नमेंट, हर एग्जिट पोल में आ रहा था कि कांग्रेस की सरकार इस बार बन जाएगी, लेकिन जो ट्राइबल वोट थे वो फाइनल रिजल्ट में पता चला कि ट्राइबल वोट कांग्रेस के सपोर्ट में नहीं गए। किसके सपोर्ट में गए, बीजेपी के सपोर्ट में गए। इसका मतलब जो ट्राइबल वोट है वो बहुत बड़ा स्ट्रॉन्ग से जो है
बहुत ज़्यादा से इस इलेक्शन में रखते हैं। अगर हम बात करें तो लगभग 34% वोट शेयर स्टेट का, छत्तीसगढ़ स्टेट का, वो कौन है? ट्राइबल पीपल है। तो एक बहुत बड़ा जो है क्या है, तबका है, पॉपुलेशन है, जो वोट डिसाइड कर रही है कि सरकार किसकी बनेगी। आर्टिकल शुरू करते हैं, समझते हैं आर्टिकल क्यों आया है। रिसेंटली असेंबली इलेक्शन छत्तीसगढ़ में कंप्लीट हुए जहां पर बीजेपी की सरकार बनी। बीजेपी की सरकार बनी, बहुत लोग शॉक्ड में थे क्योंकि एग्जिट पोल देखें या फिर आप आज भी चले जाएं अर्बन एरियाज़ में तो वो लोग कांग्रेस की सरकार को ही देख रहे थे वहाँ पर बनते हुए, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। ऐसा इसलिए नहीं हुआ क्योंकि जो ट्राइबल वोटर्स थे वो सारे के सारे किस तरफ चले गए? बीजेपी की तरफ चले गए। छत्तीसगढ़ वन ऑफ द स्टेट है जहाँ पर ट्राइबल वोटर्स का वोट शेयर काफ़ी ज़्यादा है और ऐसा माना जाता है कि जिस तरफ ट्राइबल वोटर्स चले जाते हैं जिस पार्टी के समर्थन में, वहाँ पर उनकी सरकार बन जाती है। लगभग 34% वोट शेयर अगर देखें तो ट्राइबल वोटर्स का छत्तीसगढ़ में है। हर बार जो है छत्तीसगढ़ में, जो कि मॉइस्ट अफेक्टेड एरिया है, नक्सलिज्म वाला एरिया, बहुत बड़ा बेल्ट है यहाँ पर, स्पेशली बस्तर रीजन की बात करें तो यहाँ इलेक्शन कराना बड़ा ही चैलेंजिंग टास्क होता है क्योंकि यहाँ पर इलेक्शन किसके बैकड्रॉप में होते हैं? वॉयलेंस के। और आपने ये सारी चीज़ें भी सुनी होगी कि इलेक्शन को बायकॉट करने के कॉल्स भी दिए जाते हैं, किन के द्वारा? मॉइस्ट के द्वारा। और ये चीज़ें हर बार होती आ रही हैं और इस बार भी कुछ अलग नहीं हुआ है। अगर हम मीडिया रिपोर्ट की बात करें तो जो मॉइस्ट अफेक्टेड रीजन है सच एस बीजापुर एंड कोंता, वहाँ पर वोट शेयर की बात करें 3 से 4% रहा है। 3 से 4% वोट शेयर मतलब बहुत ही ज़्यादा एबेसमली पुअर जो है वोटर टर्नआउट रहा है यहाँ पर। बेसिकली अगर आप देखें ऑन एन इंडिया लेवल पर तो 60 to 70% ऑन एन एवरेज जो है आजकल वोटर टर्नआउट हो रहा है। मतलब 70% लोग, जितने लोग एलिजिबल हैं उसके 70% लोग जो है वोट दे रहे हैं। कुछ डिस्ट्रिक्ट ऐसे हैं एमपी के इलेक्शन में जहाँ पर 84-85% तक वोटर टर्नआउट रहा है। ठीक है, तो जो वोटर टर्नआउट है ये क्या सिग्नल देता है? ये सिग्नल देता है कि डेमोक्रेसी कितनी स्ट्रांग है, लोगों का पार्टिसिपेशन डेमोक्रेसी में है या नहीं है। ये बताता है कि लोग भरोसा करते हैं डेमोक्रेसी पे या नहीं करते हैं। तो ये जो लो टर्नआउट वाला वोटर टर्नआउट है ये बेसिकली क्या संकेत दे रहा है कि मॉइज़म इन अफेक्टेड एरिया में अभी भी स्ट्रांग है क्योंकि मॉइस्ट लोगों ने यहाँ पर बायकॉट कॉल किए होंगे श्योरली, है ना। बायकॉट कॉल किए होंगे तो दो तरीके से ये पॉसिबल है। एक तो उन्होंने इंस्पायर किया होगा फेथ कि जो मॉइस्ट हैं, जो नक्सलाइट लोग हैं, वो उनके कॉज के लिए सरकार से लड़ रहे हैं और ये भरोसा दिलाने में वो कामयाब रहे, इसलिए उनका जो बायकॉट कॉल था लोगों ने एक्सेप्ट किया। और दूसरा, या तो वो गन की नोक पर लोगों को बायकॉट कराने में सफल हुए। अगर आप दोनों ही टर्म्स में देखें तो ये फेलियर है किसका? सरकारों का, सेंटर गवर्नमेंट का भी और स्टेट गवर्नमेंट का भी। क्योंकि इलेक्शन कमीशन इतनी सारी फोर्स लगाते हैं, अगर ये भरोसा नहीं दिला पा रही है ये फोर्स कि इनकी सिक्योरिटी जो है सरकार कर सकती है और वोटर टर्नआउट इसके थ्रू बढ़ाया जाए, है ना। एक मूवी थी न्यूटन, अगर आपने देखा होगा, तो इस तरीके से जो है मॉइस्ट एरिया में क्या किया जाता है? बायकॉट कॉल। और सरकार अगर ये भरोसा नहीं दिला पा रही है कि आप वोट देने आ सकते हैं बिना डरे, तो कहीं ना कहीं ये फेलियर है हमारा गवर्नमेंट का। दूसरा कि कहीं ना कहीं लोगों ने भरोसा खो दिया है और लोग ये बिलीव करने लगे हैं कि जो मॉइस्ट लोग हैं वो पीपल कॉज के लिए लड़ रहे हैं, ठीक है, और सरकार जो है उनके लिए नहीं है, उनके फेवर में काम नहीं कर रही है। कहीं ना कहीं ये सारी चीज़ें वो ट्राइबल वोटर्स को, मॉइस्ट अफेक्टेड रीजन के ट्राइबल वोटर्स को लगने लगा है। जो मॉइस्ट लोग हैं वो क्या करते हैं? वो पैरेलल गवर्नमेंट चलाने की कोशिश करते हैं, जिसे वो क्या कहते हैं? जनताना सरकार। ठीक है, ये अगर गवर्नमेंट की बात करें, जो जनताना सरकार है, ये मिड और लॉन्ग टर्म में इसका कोई चांस ही नहीं है। ये सिर्फ शॉर्ट टर्म वाली चीज़ें हैं, है ना, लोगों को बहकाने वाली चीज़ें हैं और सरकार को जो है कुछ ना कुछ करने की ज़रूरत है। अगर आप देखें तो गवर्नमेंट, स्टेट कहीं ना कहीं लोगों को इंस्पायर नहीं कर पाया, उनको फेथ नहीं दे पाया कि डेमोक्रेसी में उनको भरोसा रखने की ज़रूरत है, सरकारों में उनको भरोसा रखने की ज़रूरत है। इसके कई रीज़न्स हो सकते हैं।
बाकी रीजंस की बात करेंगे, जो आर्टिकल में दिया हुआ है वो चीज़ पहले एड्रेस कर लेते हैं। बहुत सारे लोगों ने जो है अलग अलग थ्योरीज दी इसकी कि आखिर बीजेपी को वोट क्यों गया और कांग्रेस को वोट क्यों नहीं गया। ठीक है, तो कुछ पॉलिटिकल प्लेयर ने एजेंडा दिया कि यहाँ पर जो है एक बहुत बड़ा इशू था, वो था रिलीजन बेस्ड कन्वर्जन, और इसके लिए जो है जो गवर्नमेंट थी कांग्रेस की उसने कुछ नहीं किया। पर ये सब सारी चीज़ें मैन्युफैक्चर्ड एजेंडा है। एक्चुअल में देखें तो अब ट्राइबल लोग अपने राइट्स को जानने लगे हैं। इसका बेस्ट एग्जांपल अगर मैं आपको दूं तो झारखंड का एग्जांपल देते हैं, जहां पर पत्थलगाड़ी मूवमेंट हुआ था। इसमें लोगों ने अपने जो राइट थे उसको असर्ट करने की कोशिश की थी, और वहाँ पर झारखंड में भी सरकार बदली थी। तो अब वो समय आ गया है जब लोग अपने राइट्स को समझने लगे हैं, अपने एंटाइटलमेंट्स को समझने लगे हैं और वो डिमांड करना चाहते हैं सरकार से। लेकिन सरकार जो है अभी भी यही सब राइट, रिलीजन बेस्ड कन्वर्जन और इन्हीं सारी चीज़ों में लगी हुई है और फोकस नहीं कर रही है मेन मुद्दों पे। अगर हम देखें इस तरह के जो इश्यूज़ हैं उसे कैसे रिजॉल्व किया जा सकता है, तो यहाँ पर जो है आर्टिकल की हेडिंग है ग्रास रूट डेमोक्रेसी। ग्रास रूट डेमोक्रेसी ही अगेंस्ट जो है मॉइज़म के काम कर सकती है। तो हमें क्या बढ़ाने की ज़रूरत है? ग्रास रूट डेमोक्रेसी, लोगों को लोअर लेवल पर एम्पावर करने की ज़रूरत है। इसको बढ़ाने के लिए सरकार ने पैसा एक्ट लेके आया, प्रोविज़न ऑफ द पंचायत एक्सटेंशन टू शेड्यूल एरियाज़ एक्ट 1996। जो शेड्यूल 5 एरियाज़ हैं, ये सारे एरियाज़ के बारे में आप जानते हैं। ऑलमोस्ट 10 ऐसे स्टेट हैं जहाँ पर शेड्यूल 5 एरिया नोटिफाई किया गया है। इन शेड्यूल 5 एरिया में पंचायती राज प्रोविजंस जो हैं वो नहीं एक्सटेंड किए गए थे 1996 के पहले। ठीक है, जो 73rd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट था वो शेड्यूल एरिया में क्या नहीं किया गया था, एक्सटेंड नहीं किया गया था। तो सरकार ने ग्रास रूट डेमोक्रेसी को बढ़ावा देने के लिए शेड्यूल 5 एरियाज़ में भी पंचायत राज प्रोविज़न को एक्सटेंड किया, और उसके लिए उनके द्वारा पैसा एक्ट को पास किया गया। आखिर पैसा एक्ट का मेन मोटिव क्या था? उसका मेन मोटिव था एम्पावरमेंट ऑफ ग्राम सभा। बेसिकली ग्राम सभा को एम्पावर करना ताकि ग्रास रूट डेमोक्रेसी को बढ़ावा दिया जा सके। जो ग्राम सभा थी वो सोल अथॉरिटी थी टू गवर्न वेरियस एस्पेक्ट ऑफ सोशियो इकोनॉमिक लाइफ ऑफ ट्राइबल कम्युनिटी इन रिस्पेक्टिव जुरिस्डिक्शन। बहुत सारी चीज़ें जैसे कि माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस को बेचा जाए, ट्रेडिंग की करने के लिए, मार्केट करने के लिए, इन सारी चीज़ों के लिए जो अथॉरिटी थी वो कौन थी? ग्राम सभा, है ना। पब्लिक हॉस्पिटल हो गए, ऐसे कई सारी चीज़ों के लिए सिर्फ ग्राम सभा को एम्पावर किया गया। अगर कोई भी शेड्यूल 5 एरिया में ना कुछ भी होता है, कोई भी नया प्रोजेक्ट होता है तो ग्राम सभा की परमिशन लेनी पड़ती है आपको। ठीक है, तो इस तरीके से हमने ग्राम सभा को एम्पावर किया पैसा एक्ट के थ्रू, और इस तरीके से जो ग्रास रूट डेमोक्रेसी है, लोगों का पार्टिसिपेशन है शेड्यूल एरियाज़ में, उसको बढ़ावा देने की कोशिश की गई। बेसिकली इससे सरकार क्या करना चाहती थी? अलाइन करना चाहती थी इसको, डेमोक्रेसी को या गवर्नमेंट का जो सिस्टम है उसको, टू द ट्राइबल वे ऑफ लाइफ इन हिस्टोरिकल एंड ट्रेडिशनल टर्म। जो उनके कस्टम है उससे अलाइन करने की कोशिश की गई, जो एक्चुअल में स्टेट और जो मशीनरीज़ हैं उनको, ठीक है, उनके कस्टम के हिसाब से क्या किया गया, यहाँ पर अलाइनमेंट करने की कोशिश की गई थ्रू पैसा एक्ट। पर प्रॉब्लम क्या थी? वही जो FRA एक्ट के साथ थी, प्रॉपर इम्प्लीमेंटेशन नहीं हुआ। हाफ हार्टेड मैनर में इस एक्ट को इम्प्लीमेंट किया गया। बहुत सारी सरकारों ने इसे इम्प्लीमेंट किया, लेकिन जो बैनर था वो हाफ हार्टेड था। इसलिए कहीं ना कहीं जो ग्राउंड लेवल पर ग्रास रूट डेमोक्रेसी है वो डेवलप नहीं हो पाई, और जो मॉइस्ट सरकारें थी, जो पैरेलल गवर्नमेंट थी, जनताना सरकार, वो कहीं ना कहीं अपना एजेंडा डेवलप करने में और लोगों तक बढ़ाने में कामयाब रही। तो यही एक बहुत बड़ा रीज़न है कि जो मॉइस्ट अफेक्टेड एरिया है वहाँ पर आज भी जो है डेमोक्रेसी इतनी स्ट्रांग नहीं हो पाई है। ठीक है, तो एक रीज़न हमें पता चल गया, पैसा या फिर ग्रास रूट डेमोक्रेसी ना होने के कारण ट्राइबल एरिया में अभी भी मॉइज़म बहुत ज़्यादा है। अब बात करते हैं बाकी रीज़न्स की। अदर रीज़न क्या है? फर्स्ट रीज़न है ट्राइबल डिसकंटेंट। ऑब्वियसली ट्राइबल डिसकंटेंट और जो लैंडलेस लेबर है उनके डिसकंटेंट के कारण ये सारी प्रॉब्लम शुरू हुई है। अगर आप देखें वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972, फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट, इन सारी चीज़ों के कारण जो ट्राइबल लोग रह रहे थे, कल ही हमने पढ़े थे, है ना, जो ट्राइबल लोग रह रहे थे
कहाँ पर, फॉरेस्ट एरिया में उनकी लाइवलीहुड छीन ली गई, है ना, प्रोटेक्शन के नाम पे, एनवायरनमेंट के नाम पे, नेशनल इंटरेस्ट के नाम पे। FRA 2006 ज़रूर आया लेकिन उसका इम्प्लीमेंट नहीं हुआ, इसलिए ये डिसकंटेंट अभी भी चल रहा है। दूसरा बात करें तो मैसिव डिस्प्लेसमेंट, ट्राइबल लोगों से उनकी ज़मीन ले ली फॉर माइनिंग पर्पस, उसके बाद उनको दूसरी जगह शिफ्ट किया गया। इवन दूसरी जगह शिफ्ट भी नहीं किया, उनको लाइवलीहुड भी नहीं दी गई, रिहेबिलिटेशन भी प्रॉपर नहीं हुआ। ठीक है। थर्ड क्या है, गैप्स इन द सोशो इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ कंट्री। अगर आप देखें तो बहुत ज़्यादा कुछ एरिया है जो डेवलप हैं, कुछ एरिया जो डेवलप नहीं है, उसके कारण लोगों के मन में, है ना, जो हैव और हैव नॉट वाली जो टेंडेंसी है वो डेवलप हुई, और इसके कारण कुछ लोगों ने इसका फ़ायदा उठा के लोगों को बहकाया और स्टेट के अगेंस्ट में आर्म उठाने के लिए प्रेरित किया। एक पर्टिकुलर आइडियोलॉजी के लोगों के द्वारा ये किया गया, इसलिए ये नक्सलिज्म बढ़ रहा है। करप्शन एंड एक्सप्लॉइटेशन ऑफ ट्राइबल, ये भी बहुत बड़ा रीज़न है। जो स्टेट है उसमें बहुत ज़्यादा करप्शन होना और ट्राइबल लोगों का एक्सप्लॉइटेशन करना, ये सरकार के द्वारा बहुत ज़्यादा किया गया है और ये बहुत बड़ा फेलियर है। इसके कारण नक्सलिज्म बहुत बड़ा है। नो फॉलो फ्रॉम एडमिनिस्ट्रेशन, सरकार के द्वारा कोई फॉलोअप नहीं है। जो गवर्नेंस है वो बहुत पुअर है। जो गैप है गवर्नमेंट और लोगों के बीच में वो भी बहुत ज़्यादा पुअर है। ठीक है। ये सारे रीजंस के कारण जो है क्या हो रहा है, जो नक्सलिज्म है वो बहुत ज़्यादा बड़ा है। डेमोक्रेसी कहीं ना कहीं फेल हुई है। जो ग्रास रूट डेमोक्रेसी की यहाँ पर बात की गई है वो कहीं ना कहीं फेल हुई है। वोटर टर्नआउट आज भी बहुत ज़्यादा कम है, हालांकि पहले से चीज़ें बहुत बदली है। अगर आप रेड कॉरिडोर की बात करें तो रेड कॉरिडोर का मतलब क्या है, वो एरिया जहाँ पर नक्सलिज्म बहुत ज़्यादा था। अभी कम से कम 119 डिस्ट्रिक्ट है जहाँ पर लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज़म बहुत ज़्यादा है। 40 ऐसे डिस्ट्रिक्ट है जहाँ पर बहुत ज़्यादा अफेक्टेड है। बाकी टोटल 119 डिस्ट्रिक्ट हैं जहाँ पर नक्सलिज्म का प्रभाव थोड़ा बहुत है। 39 के आसपास ऐसे बचे हुए हैं जहाँ अभी बहुत ज़्यादा है। ठीक है। तो ये जो नंबर है बहुत तेज़ी से कम हो रहे हैं, लेकिन अभी भी बहुत काम करने की ज़रूरत है। सरकार ने क्या क्या प्रोग्राम चला रखे हैं, पहला है ऑपरेशन ग्रीन हंट, जिसमें बहुत सारी सिक्योरिटी फोर्सेस का डिप्लॉयमेंट किया गया है। दूसरा है एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम, जो नीति आयोग के द्वारा चलाया जा रहा है। एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम, इसमें बहुत ज़्यादा फोकस किया जा रहा है जो पिछड़े ब्लॉक्स हैं उनके ऊपर, और यहाँ पर सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट पे फोकस किया जा रहा है। लोगों को बेसिक चीज़ें प्रोवाइड करने की कोशिश की जा रही है। इसके बाद सरकार के द्वारा रिसेंटली जो ऑपरेशन समाधान है, ठीक है, इसके ऊपर ही क्वेश्चन मेंस में आया था, है ना, यही न्यूज़ में था, इसलिए नक्सलिज्म पूछा गया था। ऑपरेशन समाधान शुरू किया है। ऑपरेशन समाधान का फुल फॉर्म देख लेते हैं। ठीक है। यही आप चीज़ें लिख भी सकते हो अपने वे फॉरवर्ड में। स्मार्ट लीडरशिप प्रोवाइड करने की ज़रूरत है। एग्रेसिव स्ट्रेटेजी होनी चाहिए। मोटिवेशन एंड ट्रेनिंग करने की ज़रूरत है जो हमारे ट्रूप्स हैं। एक्शनेबल इंटेलिजेंस भी बहुत ज़रूरी है, वरना बहुत सारे लोगों की जान जाती है इसमें। डैशबोर्ड बेस्ड की परफॉर्मेंस इंडिकेटर, जो भी परफॉर्मेंस हो रही है वो सारे इंडिकेटर को हमें डैशबोर्ड पे अपडेट करने की ज़रूरत है, ताकि एविडेंस बेस्ड पॉलिसी बनाई जा सके। एच से हार्नेसिंग टेक्नोलॉजी, जो भी टेक्नोलॉजी हो सकती है उसका इस्तेमाल करने की ज़रूरत है। ए से एक्शनेबल प्लान फॉर ईच थिएटर, अलग अलग थिएटर के लिए अलग अलग एक्शन प्लान बनाने की आवश्यकता है। एंड एन से नो एक्सेस टू फाइनेंसिंग, जो फाइनेंसिंग है उसको रोकने की ज़रूरत है, क्योंकि फाइनेंसिंग बहुत इंपॉर्टेंट कंपोनेंट होता है। जितने भी गन हैं, जितना भी वायलेंस कर रहे हैं, उसके लिए पैसा चाहिए, बंदूकें चाहिए, आर्टिलरी वगैरह वगैरह। अगर हम फाइनेंसिंग रोक दें तो ये सारी चीज़ें हो नहीं पाएगी। और ट्राइबल लोगों को ये रिझाने के लिए क्या करते होंगे, पैसा वैसा देते होंगे, कुछ ना कुछ तो करते ही होंगे, तभी जो ट्राइबल लोग जो है इनके सपोर्ट में उतरे हैं। तो बेसिकली ये जो फाइनेंसिंग है, अगर इसको रोक दिया जाए तो बहुत सारी चीज़ें हल हो सकती है। ये हमारा क्या हो जाएगा, समाधान ऑपरेशन हो जाएगा, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के द्वारा शुरू किया गया था। और क्या सरकार के द्वारा किया जा रहा है, जॉइंट टास्क फोर्स बनाई जा रही है। सीआरपीएफ और स्टेट पुलिस मिल के जो है काम कर रहे हैं कोऑर्डिनेट वे में। गवर्नमेंट फोकस्ड ऑन रिहेबिलिटेशन एंड रीसेटलमेंट, गवर्नमेंट का जो फोकस है वो रिहेबिलिटेशन और रीसेटलमेंट में भी बहुत ज़्यादा है। लोगों को पनिश नहीं किया जा रहा है, उनको कहा जा रहा है कि आप नक्सलिज्म छोड़ दीजिए, आप जो भी गन उठाएं उसे छोड़ दीजिए, हम आपको बेहतर चीज़ें प्रोवाइड करेंगे। सरकार के द्वारा पैकेज भी प्रोवाइड किया जा रहा है, जिसमें काफ़ी पैसा दिया जा रहा है लोगों को नक्सलिज्म छोड़ने के लिए। तो ये सरकार की अप्रोच है। होपफुली ये सारी चीज़ें आपको समझ में आ गई होगी। ठीक है। और मेन चीज़ जो यहाँ पर एंड में कहा गया है कि हमें ट्राइबल लीडरशिप को नर्चर करने की ज़रूरत है,
ताकि उनको जो वॉइस है वो प्रोवाइड की जा सके और वो डेमोक्रेटिक वे में अपने जो राइट्स हैं उसे असर्ट कर पाएँ। अगर हम ये चीज़ नहीं कर पाएंगे, ग्रास रूट डेमोक्रेसी डेवलप नहीं कर पाएंगे, तो जो मॉइज़म की प्रॉब्लम है वो रिज़ॉल्व इतनी आसानी से नहीं होगी। अगर बेसिकली देखें तो हमारे मॉइज़म की प्रॉब्लम रिज़ॉल्व या मॉइज़म होने का कारण है शेड्यूल 5, शेड्यूल 6 और पैसा एक्ट। ये तीनों चीज़ के इम्प्लीमेंटेशन का जो फेलियर है ये मेन कारण है हमारे यहाँ मॉइज़म का। ठीक है, अगर आप जब भी ये 5, 6 और पैसा एक्ट पढ़ेंगे तब आपको ये स्टेटमेंट याद आएगा मेरा और आपको समझ में आ जाएगा कि सर ने ऐसा क्यों कहा था। होपफुली ये आर्टिकल आपको समझ में आ गया होगा। सारी चीज़ें हमने कवर कर ली, नक्सलिज़म क्या है, अदर रीजंस क्या हैं उसके, सरकार क्या कर रही है, और जो आर्टिकल है वो तो हमने कर ही लिया है कि ग्रास रूट डेमोक्रेसी को बढ़ावा देने की ज़रूरत है मॉइज़म के अगेंस्ट में। होपफुली सारी चीज़ें आपको क्लियर हो। हमारा नेक्स्ट आर्टिकल है व्हाट डज सीओपी मीन फॉर सिटीज़। ये आर्टिकल द हिंदू में आया है। GS3 एनवायरनमेंट के पर्सपेक्टिव से इम्पॉर्टेंट है, प्रीलिम्स के पर्सपेक्टिव से भी इम्पॉर्टेंट है। बहुत ज़्यादा रिपीटेटिव थीम है, लगातार मेंस में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। बेसिकली COP मतलब क्या होता है, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज़, जो कि UNFCCC फ्रेमवर्क के अंदर हर साल एक मिनिस्ट्रियल मीटिंग होती है जिसमें बहुत सारी चीज़ें डिसाइड की जाती है। COP हाईएस्ट डिसीजन मेकिंग बॉडी है जिसमें मिनिस्टर लेवल पर और हेड ऑफ़ द स्टेट लेवल पर मीटिंग की जाती है। कुछ टारगेट सेट किए जाते हैं और उसके बाद इसे ग्लोबल लेवल पर इम्प्लीमेंट किया जाता है। UNFCCC फ्रेमवर्क की बात करें तो ग्रीन हाउस गैस एमिशन को कम करने के लिए, क्लाइमेट चेंज के जो इम्पैक्ट है उसको कम करने के लिए UNFCCC फ्रेमवर्क के अंदर बहुत सारे टारगेट सेट किए जाते हैं और उस मैकेनिज़्म को इम्प्लीमेंट करने के लिए, टारगेट सेट करने के लिए कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज़ हर साल जो है क्या की जाती है, रखी जाती है। इस बार जो COP 28 था वो कहाँ पर हो रहा था, दुबई में। अब इस पर्टिकुलर आर्टिकल में हम COP 28 के क्या मायने हैं सिटी को लेकर के उसके बारे में चर्चा करेंगे। शुरू करते हैं आर्टिकल। COP 28 की बात करें तो उसके जो रिजल्ट्स हैं वो मिक्स्ड बैग हैं, मतलब कुछ अच्छी चीज़ भी हुई है और कुछ एक्स्ट्रा चीज़ जो होनी चाहिए थी वो नहीं हो पाई है। मिक्स बैग के हिसाब से अगर देखें तो पहली बार जो है फॉसिल फ्यूल को इंक्लूड किया गया है स्टेटमेंट में। फॉसिल फ्यूल के इस्तेमाल को धीरे धीरे कम किया जाएगा और फिर फेज़ आउट किया जाएगा। पहले सिर्फ कोल को इंक्लूड किया गया था, फेज़ डाउन करने की बात की गई थी ग्लासगो समिट 2021 में। COP 28 दुबई वाला जो समिट था उसमें फॉसिल फ्यूल कम्प्लीटली फेज डाउन करने की बात की गई है, डू अवे ट्रांजिशनिंग करने की बात की गई है। बहुत लोग अनसेटिस्फाइड थे इससे कि फाइनली स्टेटमेंट तो आया फॉसिल फ्यूल को लेकर के, लेकिन फेज़ आउट करने की बात नहीं की गई, उससे ट्रांजिशन करने की बात की गई। कोई ऐसे टारगेट भी सेट नहीं किए गए हैं कि किस तरीके से हम फॉसिल फ्यूल के यूसेज को कम करेंगे या फिर ख़त्म करेंगे। तो ये टारगेट ना होने के कारण लोग जो है इस रिज़ल्ट से सेटिस्फाई नहीं है। बहुत सारी कंट्रीज़ है जो सेटिस्फाइड नहीं है, लेकिन कुछ कंट्रीज़ का ये कहना है कि एटलीस्ट ये जो है एक एम्बिशियस बिगनिंग है फॉसिल फ्यूल एरा को ख़त्म करने की। इसके अलावा भी ग्लोबल स्टॉक टेकिंग जो है फर्स्ट टाइम की जा रही है 2023 में, जिसमें ये टारगेट सेट किए गए हैं कि 1.5 डिग्री को अचीव करने के लिए या ग्रीन हाउस एमिशन को अचीव करने के लिए जो टारगेट या फिर जो नेशनली डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशन है क्या वो सफिशिएंट है या फिर सरकारों को जो अपने टारगेट हैं उसे चेंज करने की ज़रूरत है। 2023 के बाद हर 5 सालों में ग्लोबल स्टॉक टेकिंग हर बार COP में होगी। ठीक है, मतलब अब COP 33 में वापस GST किया जाएगा। इसके अलावा लॉस एंड डैमेज फंड को भी ऑपरेशनलाइज किया गया है। ये कुछ आउटकम्स रहे हैं। ठीक है, तो ये बेसिकली हमारे COP 28 का रिजल्ट रहा है। अब बात करते हैं व्हाट वाज डिस्कस्ड अबाउट सिटीज़ इन COP 28। अगर हम UNFCCC की बात करें उसकी शुरुआत 1992 में हुई थी और COP की शुरुआत 1995 में हुई थी। उस वक्त लगभग 45% लोग, 44% लोग अर्बन एरियाज़ में रहते थे। आज के समय में लगभग 55% लोग जो है अर्बन एरियाज़ में रहते हैं और 2050 तक ये पॉपुलेशन 68% और ऑलमोस्ट 70% होने वाली है। मतलब 70% पॉपुलेशन अर्बन एरियाज़ में रहती है
और अगर हम बात करें अर्बन वर्ल्ड की, तो 75% ऑफ प्राइमरीली एनर्जी कौन कंज्यूम कर रहा है? अर्बन वर्ल्ड कर रहा है, और रिस्पॉन्सिबल है रफली 70% ऑफ CO2 एमिशन के लिए और 76% ऑफ टोटल ग्रीन हाउस एमिशन के लिए। इसका मतलब जो 3/4 ग्रीन हाउस गैस एमिशन है वो किसके द्वारा किया जा रहा है? सिटीज़ के द्वारा किया जा रहा है। और हम लोग कई बार रिस्पॉन्सिबल ठहराते हैं रूरल एरियाज़ को या रूरल पॉपुलेशन की, यहाँ पर बहुत ज़्यादा पॉल्यूशन हो रहा है, बहुत सारा ग्रीन हाउस गैस एमिशन एग्रीकल्चर के कारण हो रहा है। लेकिन अगर देखें सच्चाई, तो जो सिटी के लोग हैं वो बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूट करते हैं ग्रीन हाउस गैस एमिशन को। इसलिए जब तक कि अर्बन इशू रिजॉल्व नहीं हो जाते, पेरिस कमिटमेंट या पेरिस टारगेट कभी भी पॉसिबली सफलतापूर्वक कंप्लीट नहीं किए जा सकते। एट दिस ईयर COP, there was a special day dedicated to ministerial meeting on urbanization and climate change. COP 28 में एक स्पेशल डे रखा गया था जिसमें मिनिस्टीरियल मीटिंग हो रही थी किस इशू पे? अर्बनाइजेशन और क्लाइमेट चेंज पे। ठीक है, इस मीटिंग में बहुत सारे मिनिस्टर शामिल हुए थे। मिनिस्टर ऑफ हाउसिंग, मिनिस्टर ऑफ अर्बन डेवलपमेंट, एनवायरनमेंट मिनिस्टर, फाइनेंस मिनिस्टर और अदर पोर्टफोलियो। लोकल लीडर भी थे, रीजनल लीडर भी थे, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन भी थे, नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, NGO और अदर स्टेक होल्डर भी थे। तो बेसिकली पहली बार ऐसी मीटिंग रखी गई COP 28 में जिस पे अर्बनाइजेशन और क्लाइमेट चेंज के बारे में बात की गई। इस मीटिंग के कारण बहुत सारी सिविल सोसाइटी के जो रिप्रेजेंटेटिव हैं और सिटी के रिप्रेजेंटेटिव हैं, उनका ये कहना है, उन्होंने भी अपनी वॉइस रेस की है कि सिटीज़ को भी इंक्लूड करना चाहिए COP का जो आर्किटेक्चर है, गवर्नेंस आर्किटेक्चर, उसमें। इसका मतलब क्या है? एक COP में, COP 28 में जिस तरीके से अलग अलग मिनिस्टर के लिए मीटिंग रखी गई थी, बाकी COPs में भी सिटी रिप्रेजेंटेटिव को भी बुलाने की ज़रूरत है। उन लोगों ने किस प्रिंसिपल पे फोकस किया है? नथिंग फॉर अस विदाउट अस, हमारे लिए कुछ भी नहीं होगा बिना हमारी राय लिए, बिना हमारी परमिशन के। ठीक है, इस पे जो है फोकस किया गया है। मतलब इस पे कई लोगों ने वॉइस रेस की है कि सिटी को इंक्लूड करिए और सिटी रिप्रेजेंटेटिव को भी एक मीटिंग कन्वीन करने की ज़रूरत है। जो COP का आर्किटेक्चर है, फाइनेंशियल और गवर्नेंस आर्किटेक्चर, उसको बढ़ावा बदलने की ज़रूरत है, सिटीज़ को इंक्लूड करने की ज़रूरत है। क्यों ज़रूरत है, अभी उसको भी समझेंगे। इवन यूरोपियन सिटी के कुछ ग्रुप ऐसे हैं जिन्होंने कहा है कि डायरेक्ट एक्शन सिटीज़ में लेने की ज़रूरत है। आखिर सिटीज़ पे इतना ज़्यादा फोकस क्यों किया जा रहा है? तो पहला रीज़न तो मैंने आपको बता ही दिया, ऑलमोस्ट 75% ग्रीन हाउस गैस एमिशन सिटीज़ पे हो रहा है। अगर हम डायरेक्ट एक्शन सिटीज़ पे करते हैं तो ग्रीन हाउस गैस जो एमिशन है वो डायरेक्टली कम किया जा सकता है, इसलिए डायरेक्ट अटैक करने की ज़रूरत। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट है वनरेबिलिटीज़। सिटी ज़्यादा वनरेबल है रूरल एरिया से। उसका कारण क्या है? सिटीज़ में अगर आप देखो तो स्लम पॉपुलेशन ना, 40% पॉपुलेशन स्लम एरिया में रह रही है, जो रूरल पुअर से भी बुरी स्थिति में रह रहे हैं। पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट अगर देखें तो जितनी भी बड़ी बड़ी सिटीज़ हैं वो कोस्टल एरिया में, फॉर एग्जांपल इंडिया की बात कर लो, मुंबई में या चेन्नई, अभी जो रीसेंट फ्लड आए हैं, तो बहुत ज़्यादा लोग अफेक्ट हो रहे हैं। और जैसे जैसे सी लेवल राइज होगा ये सिटीज़ जो है बहुत ज़्यादा अफेक्ट होगी, तो वनरेबिलिटी सिटीज़ की बढ़ती हुई दिख रही है। इसके अलावा आप देखो पॉल्यूशन बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है। ग्रीन हाउस गैस एमिशन के कारण, पॉल्यूशन बहुत ज़्यादा बढ़ने के कारण लोगों की जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी है बहुत कम हो रही है। रूरल एरिया में पॉल्यूशन जैसी दिक्कतें नहीं हैं, इसलिए सिटीज़ पे ज़्यादा फोकस करने की ज़रूरत है। और सोशल इनइक्वालिटीज़ और बहुत सारे ऐसे इश्यूज़ हैं जो फोर्स करते हैं हमें कि हमें सिटीज़ पे ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है। सिटी के जो लोकल रिप्रेजेंटेटिव हैं इवन वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है। अगर आप मेयर वगैरह को देख लें तो मेयर के पास इतनी पावर नहीं है जितना कि जो पंचायत के हेड होते हैं उनके पास होती है ना। ये जो सिटीज़ के रिप्रेजेंटेटिव हैं ये उतने ज़्यादा पावरफुल नहीं है, उतने ज़्यादा एम्पावर्ड नहीं है, और सिटीज़ में एडाप्टेशन का बहुत बड़ा रोल है। इसलिए सिटी को COP में इंक्लूड करने की ज़रूरत है। सिटी रिप्रेजेंटेटिव को COP मीटिंग्स में इंक्लूड करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, ताकि वो डायरेक्ट क्लाइमेट एक्शन प्लान बना सकें
और जो है कंट्रीब्यूट कर सकें किस में, ग्रीन हाउस एमिशन के रिडक्शन में। ठीक है, अगर आप देखें जो नेशनली डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशन प्लान है उसमें भी सिटीज़ को इंक्लूड नहीं किया गया, उनसे ना कोई इनपुट लिया गया। एडाप्टेशन प्लान की बात कर लिए, सिटीज़ जो है हर जगह से अपने आप को एक्सक्लूडेड फील कर रही है। देयर इज़ हार्डली एनी रिप्रेजेंटेशन ऑफ सिटी लीडर एंड सिविल सोसाइटी ग्रुप इन दिस प्रोसेस। कोई भी ना सिटी लीडर के इनपुट लिए गए, ना ही सिविल सोसाइटी के इस प्रोसेस में इंक्लूड किए गए। हालांकि इसके बावजूद भी कुछ ऐसी सिटीज़ हैं जैसे कि चेन्नई हो गई, जहाँ पर लोकल रिप्रेजेंटेटिव स्ट्रॉन्ग हैं, वहाँ पर क्लाइमेट एक्शन प्लान खुद ही डेवलप किए जा रहे हैं। और चेन्नई की बात करें तो उन लोगों ने डिसाइड किया है कि ज़ीरो एमिशन टारगेट को 2050 तक वो अचीव करेंगे, जो कि बहुत ज़्यादा एम्बिशियस है। क्यों है? क्योंकि इंडिया ने खुद जो है, नेशनल गवर्नमेंट ने 2070 तक के प्लान किया है कि ग्रीन हाउस जो एमिशन है वो ज़ीरो एमिशन टारगेट को फुलफ़िल करेंगे 2070 तक। और चेन्नई ने 2050 का टारगेट रखा, इसलिए काफ़ी क्या है, एम्बिशियस है। लेकिन ये बहुत अच्छी पहल है। क्लाइमेट एक्शन मीटिंग में आज नहीं तो कल COPs में लोकल रिप्रेजेंटेटिव को बुलाना, उनके इनपुट लेने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। ये बेसिकली आर्टिकल था। होपफुली आपको ये चीज़ें समझ में आ गई होगी। लास्ट आर्टिकल है प्लग द ब्रीच। ये आर्टिकल इंडियन एक्सप्रेस में आया है। GS3 इंटरनल सिक्योरिटी के पर्सपेक्टिव से, मेंस के पर्सपेक्टिव से बहुत इम्पॉर्टेंट है। बेसिकली जो आर्टिकल है वो साइबर सिक्योरिटी थीम के ऊपर है और बहुत इंपॉर्टेंट ये थीम है, रिपीटेटिव थीम है। हर दूसरे तीसरे साल मेंस में साइबर सिक्योरिटी के ऊपर क्वेश्चन आता है। जो रीसेंट डेवलपमेंट है वो बहुत इंपॉर्टेंट है अगर साइबर सिक्योरिटी से रिलेटेड जो आ रहे हैं, तो आप ज़रूर ऐसे इससे रिलेटेड आर्टिकल को पढ़िए और इसके नोट्स भी आप बना सकते हैं। प्री पर्सपेक्टिव से उतना इम्पॉर्टेंट ये टॉपिक नहीं है, उतना इम्पॉर्टेंट ये आर्टिकल नहीं है। आर्टिकल शुरू करते हैं, समझते हैं क्यों आर्टिकल आया है। About 2 months after the intelligence agency reported that the personal detail of more than 80 crore people had been leaked from ISMR website and put on sale on the dark web, Delhi police has arrested 4 people। लगभग 2 महीने पहले इंटेलिजेंस एजेंसी ने ये रिपोर्ट किया था कि 80 करोड़ लोगों का पर्सनल डेटा ICMR वेबसाइट से चोरी हो चुका है और डार्क वेब पे बेचा जा रहा है। लगभग 2 महीने बाद दिल्ली पुलिस के द्वारा 4 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। ये इन्वेस्टिगेशन जो एजेंसीज़ हैं, लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी, उनके लिए एक वैल्यूएबल लेसन होगी। पर सबसे बड़ा सवाल यहाँ पर यह है कि किस तरीके से लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी 1 स्टेप अहेड रह सकती है और फर्स्ट प्लेस पे इस तरीके के जो साइबर सिक्योरिटी थ्रेट है उसको रोका जाए, जो साइबर सिक्योरिटी लीक है उसको रोका जाए। ये सारी चीज़ें बहुत इम्पॉर्टेंट ये सवाल है, और वो भी तब जब सरकार जो है सारा फोकस किस पे कर रही है, डिजिटाइजेशन पे। डिजिटाइजेशन ऑफ हेल्थ केयर पे भी बहुत ज़्यादा फोकस किया जा रहा है। ICMR में कौन सा डेटा होगा, जो हेल्थ केयर रिकॉर्ड होंगे वही डेटा होगा। तो बेसिकली क्या क्या चीज़ें लीक हुई है अगर हम देखें तो आधार लीक हुआ है, लोगों के फ़ोन नंबर लीक हुए हैं, पासपोर्ट की डिटेल्स लीक हुई है और हेल्थ रिकॉर्ड भी लीक हुए हैं। तो ये सिर्फ पर्सनल डेटा नहीं है, पर्सनल आइडेंटिफिकेशन वाला डेटा नहीं है। इन डेटा के थ्रू लोग फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन की इंफॉर्मेशन या फाइनेंशियल फ्रॉड भी कर सकते हैं, और बेसिकली ये प्राइवेसी वायलेशन है अंडर आर्टिकल 21, अंडर आर्टिकल 19। ये सारी चीज़ें क्या है, प्राइवेसी वायलेशन है लोगों का, और बहुत चिंता की बात है। डिजिटलाइजेशन इन हेल्थ केयर बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है अगर हम डिजिटाइजेशन नहीं करते हैं उससे। तो सिर्फ जस्ट बिकॉज ऑफ साइबर थ्रेट के कारण या फिर साइबर सिक्योरिटी इश्यूज़ होने के कारण हम डिजिटाइजेशन को रोक नहीं सकते। इसका अगर आपको बेस्ट एग्जांपल दूं तो कोविड-19 के समय में जो वैक्सीन ड्राइव चली थी उसमें डिजिटाइजेशन का कितना बड़ा रोल था। पूरे इंडिया में 140 करोड़ लोगों को वैक्सीन प्रोवाइड की गई, वो भी इतने स्मूथली। कैसे? कोविन ऐप डेवलप करके। तो जो डिजिटाइजेशन है हेल्थ केयर सेक्टर में उसका बहुत बड़ा रोल है। अगर आप देखें, अगर हम लोग जो मेडिकल हिस्ट्रीज़ है ना, उससे रिलेटेड अगर डेटा पब्लिक डोमेन में ऑनलाइन रहता है ना, वो डेटा हर कोई यूज़ नहीं कर सकता। पेशेंट जिसको चाहेगा वही उस डेटा को यूज़ कर पाएगा। मान लीजिए कि सारी मेडिकल हिस्ट्री पब्लिक डोमेन में ऑनलाइन है और
वो डेटा डॉक्टर यूज़ कर पा रहे हैं। तो मेडिकल हिस्ट्रीज देख के ईजी हो जाएगा डॉक्टर्स के लिए क्या करना, क्विकर डायग्नोसिस करना, बहुत तेज़ी से डायग्नोसिस कर लेंगे और बेहतर ट्रीटमेंट दिया जाएगा। इससे जो लोगों को ट्रीटमेंट है वो बेहतर मिलेगा और सेफ्टी स्टैंडर्ड्स भी बढ़ेंगे। फेलियर होने के जो चांसेस हैं, है ना, जो हम हेल्थ केयर प्रोवाइड कर रहे हैं उसके फेल होने के चांसेस हैं वो बहुत ज़्यादा कम हो जाएंगे। और सेंटर का फोकस भी हेल्थ केयर में डिजिटाइजेशन करने पर बहुत ज़्यादा है। रिसेंटली सरकार के द्वारा आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन जो है लेकर आया गया था, इनिशिएटिव शुरू किया गया था, जिसमें डिजिटल हेल्थ केयर सेंटर स्टेज में है। इसमें बेसिकली क्या हो रहा है, इसमें ये किस प्रिंसिपल पर ऑपरेट करता है, फेडरेटेड आर्किटेक्चर पर। इसमें डेटा किसी एक सिंगल रिपोजिटरी के पास स्टोर नहीं रहेगा, पर इंफॉर्मेशन सारे पार्टिसिपेंट्स के बीच में फ़्लो होती रहेगी। इसका मतलब क्या है, कौन कौन से पार्टिसिपेंट्स होंगे इसमें, डॉक्टर होंगे, जो हेल्थ केयर सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं हॉस्पिटल्स वो होंगे, इंश्योरेंस होंगे, इंश्योरेंस वाले भी इंक्लूडेड होंगे, और गवर्नमेंट तो होगी ही होगी, और जो पेशेंट है वो इंक्लूड होगा, है ना। पेशेंट की कंसेंट बहुत ज़रूरी होगी, उनका जो भी डेटा होगा वो उसको शेयर करने के लिए। जब तक पेशेंट कंसेंट नहीं देंगे तब तक ये इंश्योरेंस वाले भी डेटा यूज़ नहीं कर सकते, डॉक्टर भी डेटा यूज़ नहीं कर सकते। तो बहुत ज़्यादा जो है बेनिफिशियल है क्या, डिजिटाइजेशन इन हेल्थ सेक्टर। लेकिन सबसे बड़ा इशू क्या है इसमें, साइबर सिक्योरिटी थ्रेट, साइबर अटैक। ठीक है, इसके पहले भी मेडिकल सिस्टम को डिसरप्ट करने के लिए साइबर अटैक किया गया था। अगर आपको याद हो, एम्स के जो सर्वर हैं उसमें रैंसमवेयर अटैक किया गया था लास्ट ईयर, और लगभग 2 हफ्ते तक एम्स जो है मैनुअल मोड में काम करता रहा। तो पर प्रॉब्लम क्या है कि ये जो डेटा जो है रैंसमवेयर अटैक किया गया था, क्या ये डेटा डार्क वेब में बेचा जा रहा है या नहीं बेचा जा रहा है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ इंडिया में ही ये साइबर अटैक हो रहे हैं या इंडिया के जो हेल्थ डेटा है वही उसी में इश्यूज़ आ रहे हैं। अगर आप यूके की बात करें तो यूके जो है इंडिया से कहीं ज़्यादा अटैक फेस कर रहा है डिजिटल हेल्थ सेक्टर में, है ना। जो डिजिटल हेल्थ सेक्टर है उसमें इन जुलाई इट लॉस 70 टेराबाइट्स ऑफ सेंसिटिव इंफॉर्मेशन इन रैंसमवेयर अटैक। यूके जो है अपने हेल्थ सेक्टर में अगर देखें तो जो हेल्थ डेटा है उसका 70 टेराबाइट जो है सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन लॉस्ट कर चुका है। यूके का जो डेटा प्रोटेक्शन एक्ट है उसमें ये कहा गया है कि जो हेल्थ सर्विस प्रोवाइडर है उनको लोगों को इन्फॉर्म करना होगा अगर उनका डेटा कॉम्प्रोमाइज़ होता है। तो यूएस में भी इसी तरीके का क्या बनाया गया है लॉ, हेल्थ इंश्योरेंस पोर्टेबिलिटी एंड अकाउंटेबिलिटी एक्ट। इसमें भी यही सारी चीज़ें रेगुलेट करने की कोशिश की गई है। अगर आप इन लॉ को देखें तो ये ऐसा नहीं है कि पूरे सिस्टम को फुल प्रूफ बनाते हैं, लेकिन लोगों को जानकारी देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, उससे अवेयरनेस बहुत ज़्यादा बढ़ेगी। और इंडिया में ये सारी चीज़ें नहीं हैं। इंडिया में जो डेटा प्रोटेक्शन एक्ट रिसेंटली इंट्रोड्यूस किया गया है उसे क्रिटिसाइज़ किया गया है कि वो बहुत इंसेंसिटिव है टू द डिमांड्स ऑफ सिक्योरिंग हेल्थ रिलेटेड इन्फॉर्मेशन। हेल्थ रिलेटेड इन्फॉर्मेशन को सिक्योर करने की डिमांड को लेकर काफ़ी ज़्यादा इंसेंसिटिव है, और इसलिए जो ICMR में जो अटैक हुआ है उससे जो पॉलिसी मेकर हैं उनको ये समझ में आना चाहिए कि जो डेटा प्रोटेक्शन एक्ट है उसको थोड़ा और इंक्लूसिव बनाएं और डेटा रिलेटेड टू हेल्थ सेक्टर को भी इसमें इंक्लूड किया जाए, एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन दिया जाए। ये बेसिकली हमारा क्या था, आर्टिकल था। होपफुली आपको चीज़ें समझ में आ गई होगी। थैंक यू एंड एन्जॉय।